पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि ऋषभ आनंद से फोन पर बात करने के बाद वही बेड पर बैठे रहता है। अब आगे ऋषभ अपने गालों पर हाथ रखकर इन्हें हर बार मारने की बीमारी है क्या? जब देखो तो लगा देती है, कुछ समझती ही नहीं मुझे। फिर वो नीचे बैठकर फैले हुए मिठाइयों को डब्बे में भरकर वही टेबल पर रख देता है, क्योंकि उस दिन सारे नौकर छुट्टी पर होते हैं तो सफाई का काम वो खुद करता है। वो रूम से बाहर निकलकर सीधे स्टडी रूम में जाता है और वहां से कॉपी पेन लेकर अवनी को पूरे घर में खोजने लगता है। किचन से लेकर सिनेमा और सभी कमरों में खोज लेता है, पर अवनी कहीं नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो खुद को कोसता है कि अवनी को अकेले क्यों छोड़ा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि मैम, गार्डन के दूसरे साइड पर जो तालाब है वहां बैठी है। वो भागकर गार्डन की तरफ जाता है और अवनी को तालाब के पास बैठा देखकर सुकून की सांस लेता है और खुद को शांत करके अवनी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पास पहुंचकर वही बगल में बैठ जाता है और कहता है, ऋषभ, अवनी। अवनी कोई जवाब नहीं देती है और पास में पड़े हुए पत्थरों को पानी में फेंकने लगती है। ऋषभ, अवनी, वो आई एम सॉरी उसके लिए। अवनी बिना कुछ जवाब दिए ऋषभ को घूरती है और फिर से पत्थर फेंकने लगती है तो ऋषभ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता हूँ, ऋषभ, आपको गुस्सा करना है, ठीक है, मार लीजिए मुझे। अवनी अपना हाथ छुड़ाकर, मॉम ने मेरे लिए कितने प्यार से लड्डू बनाए थे। ऋषभ दूसरी तरफ फेस करके सोचता है, ओह, तो ये लड्डू वाली बात पर नाराज है, मुझे लगा। तभी अवनी वहां से उठकर जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर वहीं बिठा देता है और कहता है, ऋषभ कॉपी पेन देते हुए, ये लीजिए। अवनी घूरते हुए, इसे खाना है क्या जो आप मुझे दे रहे? ऋषभ, आप शांति से बात नहीं कर सकती क्या? अवनी ऋषभ का कॉलर पकड़कर, कौन है ये शांति? जब देखो तो शांति शांति करते रहते हैं, हॉस्पिटल में भी शांति और अब यहाँ भी शांति। इतनी प्यारी है तो जाकर उसी के साथ रहिए ना। ऋषभ अवनी को फिर से इतने गुस्से में देखकर हैरान हो जाता है। वो थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही देखता है और मुस्कुराकर कहता है, ऋषभ, बिना किसी भाव के, जलन हो रही आपको? ये सुनकर अवनी सकपका के ऋषभ का कॉलर छोड़ देती है और कॉपी से उसके सर पर मारकर घर में चली जाती है। उसे जाते देख वो अपना सर पकड़ लेता और कहता है, ऋषभ, ओह गॉड, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं पागल हो जाऊंगा। फिर वो भी बैठकर पत्थर फेंकने लगता है। थोड़ी देर बाद उठकर घर में जाता है तो देखता है कि सिनेमा वाले रूम का डोर खुला हुआ है। वो धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता और देखता है कि अवनी अपनी शादी की वीडियोस देखकर मुस्कुरा रही। ऋषभ कुछ पल वहीं खड़े होकर अवनी को देखता है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वहां बेड पर बैठकर निहारिका जी को कॉल करके कहता है, ऋषभ, हेलो मॉम। निहारिका जी, क्या हुआ? अवनी ठीक है ना? वो बहुत कमजोर हो गई है, पता नहीं क्या खिलाते हो मेरी बच्ची को। देखो मैंने मिठाई बनाकर दी है, अवनी को वही खिलाते रहना, निहारिका जी बोलती जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत होती है तो ऋषभ कहता है, ऋषभ उबासी लेते हुए, मॉम, अवनी पुराण खत्म हुआ। निहारिका जी चिढ़कर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऋषभ, मॉम, मुझे आपने हेलो तक नहीं बोला और शुरू हो गई। निहारिका जी, हाँ ठीक है, बताओ क्या काम है? ऋषभ, अपने बेटे से कोई ऐसे बात करता है? निहारिका जी हंसते हुए, मैं तो मजे ले रही। हाँ। ऋषभ, मॉम। निहारिका जी, ओह हो, बताओ क्या पूछना है? ऋषभ, वो एक्चुअली मिठाई का वो डब्बा मेरे हाथों से गिर गया। निहारिका जी हैरानी से, क्या, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? ओह गॉड, मुझे फिर से बनाना होगा जल्दी। ऋषभ, मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। निहारिका जी, जरूरत है बहुत, अब चलो मैं जा रही बनाने। ऋषभ धीरे से कहता है, मेरे लिए तो कुछ नहीं बना रही है। निहारिका जी हंसकर, सब सुनता है मुझे, मैं तुम्हारे लिए भी भिजवा दूंगी। ऋषभ, थैंक्स मॉम। निहारिका जी, अच्छा जी, मॉम को थैंक्स बोलेंगे, मैं नहीं भिजवा रही। ऋषभ, मॉम ... सॉरी। निहारिका जी, ठीक है, अब मैं जा रही किचन में, बाय। फिर ऋषभ कॉल कट करके वही बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ संजना और विहान इस बात से गुस्से में होते हैं कि द्वार छेकाई का भी मौका नहीं मिला और ये आनंद अपनी दुल्हन लेकर रूम में भाग गया। विहान मायूस होकर अपने कमरे से निकलता है तो सोफे पर बैठी संजना कहती है, संजना, ओ देवदास, इधर आओ। विहान घूरते हुए, शुतुरमुर्ग कम था क्या जो ये बोल रही हो? संजना तो हटते, विहान भाई की तरह करो ना। विहान, ठीक है, बताओ क्या हुआ? संजना, दलहोजी कौन कौन जा रहा? विहान, एप्पल खाते हुए, सब जा रहे। संजना अपना सर खुजलाते हुए, वो देव भी क्या?
विहान, हाँ बाबा सब जाएंगे। डैड ने कहा है। संजना, ओह गॉड वो चमगादड़ क्यों जा रहा? रुको मैं अभी डैड से मना करवाती हूँ। संजना उठकर रूम की तरफ जाने लगती है। पीछे से विहान उसे कई बार रोकता है तो वो उसे ही एक मुक्का लगाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और हल्के से दरवाजा खोलकर देखती है कि आकाश जी, सपना जी के बालों में गजरा लगा रहे हैं। संजना मुस्कुराती हुई विहान को इशारे से बुलाती है और दोनों देखने लगते हैं। अंदर रूम में गजरा लगाने के बाद आकाश जी सपना जी को सिंदूर लगाते हैं तो बाहर संजना कहती है, संजना वाओ कितने प्यारे हैं ये दोनों, कितना प्यार है इनमें, हाय। विहान चुप हो जाओ। फिर संजना मुड़कर एक बार विहान को घूरती है और अंदर देखने लगती है। अंदर कमरे में आकाश जी डॉट सपना जी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और तभी जाकर पीछे से पकड़ लेते हैं तो सपना जी हड़बड़ा कर कहती है, सपना जी अरे अरे ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए, किसी ने देख लिया तो। आकाश जी अरे पति पत्नी है हम और हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी कहीं खो जाए। सपना जी बस बस छोड़िए अब। आकाश जी पकड़े हुए ही अरे आप इतना क्यों शर्मा रही? अच्छा हम लोग भी डलहौजी चले क्या, हमारी हनीमून वाली जगह पर? सपना जी अपने हाथों से फेस ढककर अरे अरे कुछ तो शर्म कीजिए और बाहर जाए, भैया इंतजार कर रहे होंगे। आकाश जी ये गलत बात है, मैं यहाँ रोमांटिक हो रहा और आप। सपना जी शर्माते हुए आपको दो बच्चे बाहर खड़े ये सब देख रहे हैं। आकाश जी हड़बड़ा कर सपना जी को छोड़ देते हैं और दूर खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। संजना और विहान हंसते हुए कमरे में घुसते हैं और कहते हैं, विहान वाओ डैड आप तो लव गुरु निकले। आकाश जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस। संजना हंसते हुए डैड कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ सुना। हाँ, सपना जी हो गया पोपट। विहान ओह हो मॉम, आपने तो डैड का सारा मूड ऑफ कर दिया। सपना जी विहान को एक मुक्का मारकर और तुम जो कर रहे हो वो क्या है? आकाश जी देखा बेटा, मुझे मेरी एक और बहू चाहिए, मुझे भी ट्विंकी बहुत पसंद हैं, आप जल्दी से लेकर आ जाओ बस, ऐसे अपने बेटे को देवदास बनता हुए नहीं देख सकता। विहान गले लगकर ओह थैंक्स डैड, मुझे लगा था आप नहीं मानेंगे। आकाश जी मुस्कुराते हुए मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी मुस्कुराहट है। संजना आप दोनों भी चल रहे हैं क्या? सपना जी नहीं नहीं, तुम्हारे पापा तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा अवनी कैसी है? विहान भाभी ठीक है अब। आकाश जी वो हमारे साथ रहती तो और भी अच्छा लगता। विहान आ जाएंगी। ओके डैड हम चले सामान पैक करने। दोनों फिर रूम से बाहर निकलकर कहते हैं, बी कूल मॉम डैड एंड कंटिन्यू योर रोमांस। फिर भागकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो आकाश जी फिर से सपना जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आकाश जी शर्माने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने कहा है। डॉट कोष्टक सपना जी भी आकाश जी के गले लग जाती है। परी और विवेक स्कूल गए होते हैं और ऊपर कमरे में आनंद और खुशी दरवाजा बंद करके बैठे होते हैं। तभी आनंद कहता है, आनंद अरे आप नाराज क्यों होती है इतनी जल्दी? खुशी घूरते हुए आपने मुझे पूरी शादी में परेशान कर दिया। आनंद अरे मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े हूँ जो आपको परेशान करता रहा हूँ। खुशी हरकतें तो बच्चों जैसी ही थी, कितना बोलते हैं आप, पूरी शादी में मैंने पंडित के मंत्र से ज्यादा आपकी आवाज सुनी। आनंद आप बहुत लकी है जो मैं मिला। खुशी देखते हैं कितनी लकी हूँ। आनंद अभी बताता हूँ कितनी लकी है आप। फिर वो सोफे पर से उठकर सीधे बेड पर जाता है और खुशी के करीब बढ़ने लगता है। वो घबरा जाती है और बैठे हुए ही पीछे पीछे खिसकने लगती है। आनंद उसके और करीब पहुंचता है तो वो और भी पीछे हो जाती है और सीधे दीवार से टकरा जाती है। आनंद फिर उसके करीब ही बैठकर मुस्कुराने लगता है और जैसे ही वो खुशी का हाथ पकड़ता है वो झट से अपना फेस ढक लेती है। आनंद फिर मुस्कुराते हुए उसके फेस पर से हाथ हटाता है तो देखता है कि खुशी का पूरा फेस लाल हो गया है। वो हैरानी से पूछता है, आनंद आपके फेस को क्या हुआ है? फिर वो उसके गालों पर हाथ फेरता है और उसका माथा चेक करके कहता है, आनंद हैरानी से आपको तो बुखार भी नहीं है। फिर ये क्या हुआ? खुशी कुछ नहीं। आनंद नहीं नहीं आप यही बैठिए मैं मॉम को लेकर आता हूँ। फिर वो उठकर जाने ही लगता है कि खुशी उसे खींचकर लिटा देती है और कहती है, खुशी आप बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। आनंद अरे ये क्या आपका फेस तो पूरा नॉर्मल हो गया, आपको पक्का कोई प्रॉब्लम है? फिर से उठने लगता है तो खुशी उसे दबा देती है और कहती है, खुशी आपको तो कुछ पता नहीं है, अरे मुझे शर्म आ रही थी तो फेस रेड हो गया होगा। आनंद मुस्कुराते हुए ओह शर्म अब नहीं आ रही क्या?
खुशी आंखें बड़ी करके वो तभी आनंद उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम लेता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आनंद फिर उसकी आंखों पर चूमता है और उसके लिप पर किस करके उसके हाथों को पकड़ने जाता है, तो खुशी उसे रोक लेती है और कहती है, खुशी आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। आनंद, हाँ। खुशी अपना फेस ढक कर, मुझे डर लग रहा, सच्ची घबराहट हो रही। आनंद, आप जाकर फ्रेश हो जाए, आपको अच्छा लगेगा। हंसते हुए, वैसे भी हनीमून होता है, हनीसन नहीं। हाँ हाँ। फिर वो उठकर बालकनी में चला जाता है और खुशी अलमीरा से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ आदि प्रिया भी अपनी पैकिंग में लगे होते हैं। वो दोनों शादी से पहले ही एक रूम में रहते हैं और टोनी जी को कोई दिक्कत नहीं होती है इस बात से। आदि और रिया ट्रैवल एजेंसी के काम के साथ साथ रेस्टोरेंट को और बड़ा सा रूप भी देना चाहते हैं, इसलिए टोनी अंकल से इस बारे में बात करते हैं और ऋषभ से भी, ताकि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करे। ऋषभ भी रेडी हो जाता है। देव अकेले निकल गया होता है अपनी बहन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसे खोजने। नील, नैन्सी एयरपोर्ट गए होते हैं। श्वेता श्रवण जी के हरिद्वार जाने की फ्लाइट पकड़वाने। इधर घर पर अवनी पूरी दोपहर शादी की वीडियो देखते देखते वही सो गई होती है और ऋषभ अपना कंपनी का काम स्टडी रूम में बैठकर कर रहा होता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रूम से निकलकर किचन में चला जाता है और अपने और अवनी के लिए खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद ऊपर रूम में जाता है तो देखता है कि अवनी रूम में नहीं है। ऋषभ फिर से घबरा जाता है और तभी उसे याद आता है कि अवनी सिनेमा वाले रूम में वीडियो देख रही थी। वो भागकर सिनेमा वाले रूम में जाता है, वहां अवनी सो रही है। वो फिर चैन की सांस लेता है और उसके पास बैठकर कहता है, ऋषभ उसके माथे पर हाथ फेरकर, मैं तो चाहता हूँ कि आप 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने रहे। फिर वो वही बैठकर देखने लगता है। अवनी जब हल्की सी हिलती है तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और अवनी को हिलाकर कहता है, ऋषभ, अवनी उठ जाए। अवनी खिलते हुए ही, अरे आप जाए ना, मुझे सोना है। ऋषभ, आपने कोई मेडिसिन खाई है क्या जो फिर से सो रही? अवनी उठकर, क्या मेडिसिन लगा रखा है, मैं क्यों खाऊंगी? ऋषभ, कुछ नहीं, चलिए कुछ खा लीजिए और फिर मेडिसिन। अवनी, ऋषभ जी आप मुझे कैसी मेडिसिन खिला रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ उसे देखने लगता है और बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। अंदर अवनी ऋषभ को अब्दू इंसान कहकर बाहर आ जाती है और फ्रेश होने के बाद खाना खाते समय कहती है, अवनी हम शॉपिंग पर चल सकते हैं क्या? ऋषभ इशारों में ही उसे हाँ कह देता है। दोनों फिर खाना खाने के बाद रेडी होने चले जाते हैं। अवनी दरवाजे के पास ही बैठकर ऋषभ का वेट कर रही होती है। ... ऋषभ जब सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो अवनी को जीन्स टॉप में देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद के सर पर मारता है और कहता है, ऋषभ ये सच में अवनी है? अवनी उसे अपनी तरफ ऐसे देख पाती है तो इशारों ने ही पूछती है, क्या हुआ? ऋषभ ना में सर हिलाता है और बिना कुछ कहे बाहर जाकर कार में बैठ जाता है। अवनी भी बैठ जाती है तो ऋषभ कार स्टार्ट करके निकल जाता है। कोई कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद ऋषभ पूछता है, ऋषभ आपने मेडिसिन खाए? अवनी अपनी आंखें बंद करके, जी हुजूर। ऋषभ मुस्कुराने लगता है। ... तभी अवनी पूछती है, अवनी खुश होकर, मैं कैसी लग रही हूँ? ऋषभ उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है और फिर सामने देखने लगता है। अवनी को कंजूस आदमी एक तारीफ तक नहीं कर सकते। ऋषभ दूसरी तरफ फेस करके फिर से मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों जब मॉल पहुंच जाते हैं, कार पार्किंग एरिया में लगाने के बाद ऋषभ मास्क पहन लेता है तो अवनी कहती है, अवनी ये क्या स्पाइडरमैन बन रहे? ऋषभ अवनी को मास्क पहनाकर, आप भी बन जाए। अवनी नहीं, मुझे नहीं पहनना। ऋषभ फॉलो माय रूल्स, मिसेज कश्यप। फिर वो कार से बाहर निकल जाता है। अवनी मुंह बनाते हुए ऋषभ के पीछे चलने लगती हैं। दोनों गेट के सामने पहुंचते हैं। चेकिंग होने के बाद ऋषभ कहता है, ऋषभ हमें कोई पहचान ना ले इसलिए मास्क पहना है, अब चलिए। वो अवनी का हाथ पकड़कर चलने लगता है। अवनी ड्रेस लेने लगती है और ऋषभ वही सोफे पर बैठ जाता है। वो अपने किए साड़ियाँ ले रही होती है कि एक औरत ऋषभ को कहती है कि औरत आप क्या थोड़ी देर तक मेरे बेबी को पकड़ लेंगे? मैं अभी आती हूँ। ऋषभ हड़बड़ाकर, अरे न औरत बस थोड़ी देर पकड़ लीजिए, मैं अपना सामान रखकर आती हूँ। अवनी साड़ी पकड़े ही उन दोनों की तरफ देखने लगती है। ऋषभ ठीक है कहकर बेबी को अपनी गोद में ले लेता है। अवनी भी अपनी साड़ी और कुछ गाउन लेकर पैक कराने लगती है और देखती है कि वो बेबी ऋषभ के कानों को पकड़ रही
ऋषभ उसे दूर करने की कोशिश करता है। बेबी कभी उसके बालों को नोचती है तो कभी उसकी टाई खींचकर खेलने लगती है। अवनी ये देखकर हंसने लगती है। ऋषभ उसे हंसता देख घूरने लगता है और बच्ची को पकड़कर सीधी करके उसके गालों पर किस कर लेता है। वो बच्ची अब ऋषभ के गले लग जाती है और अपने हाथों से ऋषभ की पीठ पर धीरे धीरे मारने लगती है। ऋषभ अब मुस्कुराने लगता है और उसे सोफे पर लिटाकर उसके पैर में गुदगुदी करने लगता है। वो बच्ची तेज तेज हंसने लगती है तो सभी लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अवनी वही खड़ी होकर वीडियो बनाने लगती है। ऋषभ फिर बच्ची के साथ फोटोज क्लिक कर रहा होता है कि वो औरत आ जाती है और कहती है, औरत शुक्रिया, आई होप एली ने परेशान न किया हो। ऋषभ जी नहीं किया। फिर वो औरत बच्ची को ऋषभ के हाथ से लेकर जाने लगती है तो ऋषभ उस औरत को रोक लेता है और अपनी गोल्ड चेन निकालकर उस बच्ची को पहनाकर कहता है, ऋषभ थैंक यू सो मच, ये मेरी तरफ से एली के लिए। औरत पर, ऋषभ प्लीज, मैंने फर्स्ट टाइम बेबी को गोद में लिया था। वो औरत मुस्कुराते हुए ठीक है कहकर चली जाती है। ऋषभ बच्ची को जाते हुए देखने लगता है तभी अवनी कहती है, अवनी हम लोग चले क्या। ऋषभ पीछे मुड़कर जी चलिए। ऋषभ उसके हाथों से सामान ले लेता है और कार में बैठकर कर स्टार्ट कर देता है। दोनों रास्ते में कुछ नहीं कहते हैं। अवनी ऋषभ के चेहरे को देखती है, उसके बाल अभी भी उसी हाल में होते हैं जैसे उस बच्ची ने किए थे। घर पहुंचकर ऋषभ फ्रेश होने चले जाता है और अवनी कुकिंग करने लगती है। दोनों डिनर करते हैं और कमरे में चले जाते हैं। जब तक अवनी नाइट सूट में चेंज करके आती है, देखती है कि ऋषभ सो चुका है। वो वही सोफे पर लेटकर बच्ची और ऋषभ की वीडियो देखने लगती है और सो जाती है। अगली सुबह 1:01 बजे के आसपास दोनों अपना सामान पैक करने में लगे होते हैं कि डोर बेल बजती है। अवनी जाने लगती है पर ऋषभ रोक लेता है और खुद नीचे जाकर डोर खोलता है तो देखता है कि आनंद, खुशी, विहान, संजना और नैन्सी खड़े हैं। सब मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं और आनंद और विहान ऋषभ के गले लगकर सोफे पर जाकर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद आदि और रिया भी आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे नील और देव भी आ जाते हैं। सब लोगों के आ जाने के बाद तय होता है कि ड्राइविंग विहान करेगा। अवनी ऊपर कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है कि पीछे से कोई आकार उसकी आंखें बंद कर लेता है। अवनी कौन है कहते कहते उसको गुदगुदी करती है और हंसने की आवाज सुनकर कहती है, अवनी देखा पहचान गई मैं, तुम रिया हो। रिया अरे वाह, ऋषभ के साथ रह रहकर इंटेलिजेंट हो गई हो। अवनी मैं पहले से ही थी। रिया हाँ बाबा हाँ, अब चलो नीचे, सब लोग आए हुए हैं। दोनों फिर नीचे आ जाती है तो आनंद कहता है, आनंद भाइयों, और थोड़ी देर रुककर आगे की लाइन नहीं आती। खुशी आनंद जी। आनंद ठीक है अब नहीं हंसूंगा। अच्छा एक बात बतानी थी। ऋषभ मुझे भी। आनंद ठीक है भाई आप ही बताए पहले। ऋषभ देव और संजना को सामने खड़ा करके कहता है, तुम दोनों का क्या चक्कर है। देव नील की तरफ देखकर, चक्कर तो इनका चल रहा। ऋषभ क्या मतलब। देव कुछ नहीं। और संजना की तरह देखकर, इसके साथ क्या चक्कर चलेगा मेरा, इससे अच्छा तो मैं नदी में कूद जाओ। संजना डलहौजी चल रहे हो ना, वही धक्का दे दूंगी, इच्छा पूरी कर दूंगी। देव चमगादड़। आनंद चुप रहो तुम दोनों। ऋषभ से भाई मुझे लगता है सारी गलती हमारी संजना की थी, इसलिए इन दोनों में झगड़ा चल रहा। संजना आनंद को मारकर अपनी बहन का साइड ना लेकर उसकी साइड ले रहे हो। आनंद हाँ तो कॉलेज में तुमने इसे मारा क्यों था। संजना हैरानी से आपको कैसे पता ये सब। ऋषभ सब पता है हमें। तुम दोनों ऐसे लड़ते हो जैसे जान के दुश्मन को एक दूसरे के। देव जीजू गलती हम दोनों की थी पर संजना नहीं मानती है कभी। संजना वाह इस चमगादड़ ने मेरा नाम बोला, हाय आज मैं पागल हो जाऊंगी। देव पागल खाने छोड़ देता हूँ तुम्हें। आदि दोनों शांत हो जाओ और बताओ क्या लड़ते हो ऐसे निशाचरों की तरह। सब लोग आदि की तरफ देखने लगते हैं तो वो कहता है, आदि क्या सही तो कह रहा हूँ। देव जीजू लोग हम दोनों अमेरिका में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये संजना आए दिन किसी न किसी को पिट देती थी। एक दिन तो मैं अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में खाने ही जा रहा था कि डस्ट चलाकर मार दिया। मैंने सॉरी कहने के लिए कहा तो कहती कि उनकी गलती नहीं है। सबने समझाया पर ये नहीं कही सॉरी। फिर क्या मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं भी पास में पड़ा हुआ खाना उठाकर इनके ऊपर फेंक दिया। वो भी गुस्से में मुड़ी और पास में रखा हुआ खाना फेंक दी। ऐसे ही खाना फेंकना लगा रहा और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा प्रिंसिपल सामने खड़ा है और हम दोनों ने वो सर के ऊपर फेंक दिया।
वो गुस्से में हम दोनों को एक वीक तक सस्पेंड कर दिया और एक मंथ तक कैफेटेरिया का पूरा खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। ऊपर से संजना जी को कुछ आता तो था नहीं मारपीट के अलावा, इसलिए कुकिंग के टाइम इन्होंने बनाने से ज़्यादा नुकसान कर दिया और फिर बहस हुई और हम दोनों को एक मंथ तक कैफेटेरिया से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बस उसी दिन से मुझे इस चमगादड़ को देखना नहीं था। इन्होंने तो सॉरी भी नहीं कहा अपनी गलती के लिए। मैं कई बार कह चुका था, पर ये सुनती ही नहीं। देव फिर चुप हो जाता है तो सब लोग संजना की तरफ देखने लगते हैं। अपना मुंह लटकाते हुए कहती है, संजना हाँ थी मेरी गलती, और देव से हाँ लो सॉरी भी कह देती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, और अपना सामान लेकर, और मैं मारपीट उनकी करती थी जो लोग रैगिंग करते थे, और उस दिन डस्ट से मैं एक सीनियर को ही पीट रही थी, पर बीच में तुम आ गए। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। सब लोग फिर बाहर आकर देखते हैं कि वो बस में चढ़ गई है। देव सॉरी मेरी तरफ से भी। फालतू का सबका मूड ऑफ हो गया हमारी बात सुनकर। विहान नहीं, अच्छा है आखिर पता तो चल गया ऐसे जानवरों की तरह लड़ने का कारण। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर आनंद धीरे धीरे सारा सामान बस में रखवाता है और घर पर फोन करके बता देते हैं कि डलहौजी के लिए निकल रहे हैं। फिर सब लोग बैठ जाते हैं बस में, आदि प्रिया एक साथ, खुशी आनंद, और पीछे लास्ट वाली सीट पर ऋषभ और अवनी बैठ जाते हैं। दूसरी साइड पर नील, और उसके सामने वाली सीट पर नैन्सी बैठी होती है। विहान ड्राइविंग सीट पर और देव उसके साथ वही बैठ जाता है। संजना ईयरफोन लगाकर बीच वाली सीट में बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। विहान बस स्टार्ट करता है, मुस्कुराते हुए चल देता है। गुना 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 गुना। भाग 36। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि सब लोग डलहौजी के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते में शांति ही होती है, तो आनंद अपनी सीट से उठकर कहता है, आनंद ओह गॉड यार यहाँ भी शांति को ला रखा है। अवनी शांति का नाम सुनकर फिर से ऋषभ को घूरने लगती है तो ऋषभ कहता है, ऋषभ लैपटॉप पर काम करते हुए ही क्या हुआ? अवनी मुंह फेरकर कुछ नहीं। ऋषभ अवनी को हैरानी से देखता है और फिर से काम करने लगता है कि आनंद उसके हाथ से लैपटॉप छीन लेता है और कहता है, आनंद बस बहुत हुआ, यहाँ शांति को क्यों लाए हो? ऋषभ हैरानी से कौन सी शांति आनंद? आनंद अवनी की तरफ देखता है जो ऋषभ को पीछे से घूर रही होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आनंद वही आपकी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड? ऋषभ मेरी कोई गर्लफ्रेंड। आनंद अवनी को देखकर, भाभी आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो बस कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड थी और कुछ भी नहीं। ऋषभ आनंद चुप हो जाओ अवनी की तरफ देखकर, ये बकवास। आनंद भाई अब जो सच है वही बता। तभी उसके पीठ पर मुक्का पड़ता है। वो मुंह पिचकाए हुए मुड़ता है तो देखता है कि संजना उसे गुस्से में घूर रही। आनंद क्यों मारा मुझे? संजना बस ऐसे ही लोगों को मारती हूँ जो गलतफहमी फैलाते हैं। आनंद मुड़ता है और कान पकड़कर कहता है, आनंद सॉरी सॉरी भाभी, मैं तो मजे ले रहा था हंसते हुए, पर भाई और आपकी शक्ल देखने लायक थी। डोंट वरी भाभी, भाई की लाइफ में कोई दूसरी लड़की थी ही नहीं, उनसे पटी ही नहीं कभी कोई। आप एक अकेली हो जिससे भाई बहुत प्यार करते हैं। उसे फिर से एक मुक्का पड़ता है तो कहता है, आनंद क्या नौटंकी लगा रखी है? संजना मुंह फुलाए, कुछ भाई के लिए भी छोड़ दो। आनंद दोनों भाई बहन मिलकर इस नन्ही सी जान को मार दो। विहान ड्राइविंग करते हुए नन्ही सी जान सुनता है तो कहता है, विहान खुश होकर, भाभी प्रेग्नेंट है क्या? वाओ। नील खिड़की से बाहर देखते हुए ही, मिस्टर विहान का टीवी के साथ साथ उन्हें भी फोड़ दो। विहान जब सुनता है तो चुप हो जाता है और ड्राइविंग करने लगता है। पीछे अवनी अपनी सीट से उठकर विंडो वाली सीट पर बैठ जाती है और बाहर का नज़ारा देखने लगती है। खुशी और आनंद एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आंखें बंद करके बैठे होते हैं। संजना देव को घूर रही होती है जो विहान के साथ बैठकर चिप्स खा रहा होता है। नील अपने में मगन होता है और नैन्सी की नज़रें नील पर होती है। वो जब भी मुड़ता, नैन्सी दूसरी साइड फेस कर लेती। कुछ देर तक उन दोनों का ऐसे ही चलता है तो नील अपनी सीट से उठकर नैन्सी के बगल में बैठ जाता है और कहता है, नील मिस नैन्सी, मुझे ये बॉयफ्रेंड होने का नाटक कब तक करना पड़ेगा? नैन्सी उसकी तरफ देखकर, आप जाना चाहते हो तो चले जाए। खिड़की से बाहर देखते हुए, वैसे भी अब कोई फायदा नहीं। नील ठीक है। फिर वो वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, पर अब वो बेचैन हो गया होता है। वो बार बार उसकी तरफ देखकर सोचता है कि उनकी बातों का क्या मतलब। कुछ तो है। बस अब थोड़ी दूर निकल गई होती है।
दोपहर का टाइम हो गया होता है तो सबको भूख भी लग जाती है। आनंद खुशी का हाथ छोड़ कुरकुरे खाना शुरू हो जाता है तो पीछे से उसके सर पर टक से कोई मारता है। वो मुड़कर देखता है कि फिर से संजना ही है। आनंद घूरते ही, संजना, कौन से जन्म का बदला ले रही हो? संजना भाभी भी बैठी है साइड में, अगर दिमाग हो तो उन्हें भी खिला दो। आनंद हंसते हुए, दिमाग खिला दो? ऋषभ अपनी सीट पर बैठे हुए ही एक पेन आनंद को मारकर कहता है। ऋषभ गुस्से में, अगर तुम दोनों अभी शांत नहीं हुए तो बस रुकवा कर यही किसी जंगल में छोड़ दूंगा। आनंद, ये जुर्म है, आप मेरे बोलने पर रोक नहीं लगा सकते। ऋषभ, खुशी, आप अभी अपने घर चले जाओ। खुशी, ठीक है जीजू। आनंद, क्या भैया, मोरे प्यारे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं। अवनी की तरफ देखकर तभी भाभी से लाते मिलती है। अवनी ये सुनकर बाहर देखना बंद कर देती है और ऋषभ को सवालिया नजरों से घूरने लगती है। ऋषभ संजना को, और संजना अपनी जगह से उठकर आदि के बगल में बैठ जाती है क्योंकि रिया सबके लिए लंच निकाल रही होती है। तभी आदि कहता है, आदि ऋषभ से ये लात वाली बात क्या है? आनंद बीच में ही को फिल्म देखी है क्या? करीब करीब सिंगल, बस उसी में वो दोनों लोग लाते पीते हैं। आदि हैरानी से देखने लगता है। आनंद, अरे मतलब चाय, बस वही कर रहा। आदि, ओह। संजना अपनी सीट से बैठे ही आनंद को घूरने लगती जाए। आनंद अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। ऋषभ काम करते हुए उन दोनों को देख लेता है और समझ जाता है कि ये की काम किसका है। आधी दूर जाने के बाद बस एक अच्छी जगह पर रोक लेते हैं। सब लोग फिर लंच करने लगते हैं। आदि, प्रिया एक ही प्लेट में, आनंद और खुशी भी। ऋषभ अपने काम पर लगा होता है और अवनी उसे बैठकर घूर रही होती है और सोचती है कि हे भगवान, जब से इनसे शादी हुई है मैंने गुस्सा और घूरना दोनों काम करना शुरू कर दिया। सांस लेते हुए खुद को शांत कर अवनी। फिर वो अपनी जगह से उठकर देव नील को खाना देने चली जाती है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वो बाहर ढाबे से खाएंगे। अवनी उन दोनों को डांटती है और खाना परोसकर कहती है, अवनी, देव और नील, तुम दोनों बाहर से कुछ नहीं खाओगे? नाराज होते हुए, एक तो मुझे दीदी कहते हो, ऊपर से बाहर का खाना है। नील, ओके सॉरी दी। देव, आप नाराज मत होइए वरना मैं रोने लगूंगा। अवनी उसका कान पकड़कर, शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी। देव की ही नील से, वैसे हमारी बहन भी अवनी दी की तरह ही होंगी ना? ऋषभ से, जीजू, हमारी दी के बारे में कुछ पता चला क्या? ऋषभ, अभी तक तो नहीं। देव, ओके गुरु। विहान हंसते हुए, ये गुरु कब से बन गए? ये तो अकड़ू है। अवनी विहान को, देवर जी, अब आप खुद खाएंगे या आपकी ट्विंकी को बुलाऊं? विहान शर्माते हुए, क्या भाभी आप भी ना? अपना फेस ढककर, मैं खुद ही खा लूंगा। रिया ऋषभ से, ओह ऋषभ, तुम्हारे लिए क्या मीटिंग करवानी पड़ेगी कि ऋषभ इस टाइम खाना खाएगा, इस टाइम गाएगा? आदि, देखो मेरी बहन भूखी है, चलो दोनों एक प्लेट में खाओ हमारी तरफ। अवनी धीरे से, आदि भाई, नदी में धकेल दूंगी आपको। आदि, क्या हुआ अवनी? अवनी, कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होगा? खुशी अवनी से, ओ ऋषभ जी की रानी, खाना ले जाओ अब। अवनी दूसरी तरफ मुंह करके, आज किसी न किसी को तो धक्का मारूंगी जरूर। सब उन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं। ऋषभ खुशी के बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। नैन्सी और संजना थोड़ा सा ही खाकर सो जाती है। विहान खाने के बाद फिर से बस चलाने लगता है और अवनी खाना निकालती है और ऋषभ के सामने करके कहती है, अवनी ये लीजिए, ऋषभ आप रख दीजिए, मैं खाता हूँ। तभी नैन्सी अपनी आंखें खोलती है और सीट से उठकर ऋषभ के हाथ से लैपटॉप और बैग छीन ऊपर रखकर कहती है, नैन्सी जीजू, आप यहाँ घूमने आए हैं ना कि काम करने, और अगर काम ही करना है तो वापस चले जाए कंपनी। ऋषभ उसे हैरानी से देखने लगता है। अवनी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती ही नैन्सी की आवाज सुनकर सब लोग पीछे देखने लगते हैं। तभी आनंद कहता है, आनंद मुझे लगता है मेरी साली साहिबा गई अब। खुशी क्या मतलब? आनंद भाई को अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। खुशी नैन्सी को बुलाए प्लीज। आनंद आपको पता, मैंने एक बार डिस्टर्ब किया था, भाई ने मुझे पूरे रोड पर दौड़ाया था। खुशी ओह ये तो अच्छा है ना, आप तभी तो फिट है। आनंद खुशी की तरफ देखकर इशारे में कहता है, आप पागल है क्या? खुशी गुस्से में, मुझे नहीं बात करनी। आनंद आपको पता, नंगे पैर दौड़ाया था, शूज निकलवा दिया था धोखे से, उफ कैसा जालिम भाई है मेरा। खुशी मेरी नैन्सी का क्या होगा? पीछे से आदि आकर कहता है, आदि जो मंजूर ऋषभ होगा। रिया इसे बचपन से ही इसके काम में डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। खुशी मेरी खुशी का क्या होगा?
पीछे से देव कहता है। देव, जो आदि भाई ने कहा वही होगा। सब एक साथ बैठ गए होते हैं। संजना बेफिक्र होकर सो रही होती है। नील अपनी सीट से ही देख रहा होता है। अवनी ऋषभ से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। तब ऋषभ कहता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, जैसी आपकी इच्छा। आनंद ये सुनकर अपनी सीट से गिर जाता है और कहता है। आनंद ऋषभ को, धोखेबाज इंसान। अवनी, क्या हुआ देवर जी, आप नीचे क्या कर रहे हैं? खुशी से तुम हंसना बंद करो और उठाओ इन्हें। खुशी आनंद को हाथ देकर बिठाती है और ऋषभ हंसते हुए खाना खाने लगता है। सब उसके बदले हुए व्यवहार से थोड़ा हैरान होते पर खुश होते हैं कि ऋषभ अब सबसे घुल मिलकर रह रहा। बस का सफर बस यूं ही चलता रहता है। विहान रास्ते में आ रहे हर जगहों की जानकारी देता रहता है। सब उससे पूछते हैं कि इतना कुछ कैसे पता, तो वो कहता कि मुझे पता था ये दिन आएगा, इसलिए सारी जगहों की इन्फो याद कर ली है। उसे सुनकर आनंद कहता है। आनंद, वाह भाई वाह, आप तो देवदास के साथ साथ भूगोल दास भी बन गए, ग्रेट। विहान, थैंक्स ब्रो, पर मुझे ये तारीफ पसंद नहीं आई। ऋषभ, विहान ड्राइविंग पर ध्यान दो। आनंद, तारीफ कर भी कौन रहा। आदि, विहान भाई आगे रास्ता ठीक नहीं नजर आ रहा तो आप ध्यान से चलाए। विहान आनंद से, तुम रुको अभी बताता हूँ। फिर वो अपनी सीट से उठकर आनंद के पास खड़ा हो जाता है और कहता है। विहान, चलो तारीफ करो। आनंद आंखें बड़ी करके, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विहान, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा, तारीफ करो जल्दी। नील, मिस्टर विहान ड्राइविंग कौन कर रहा? विहान, मुझे क्या पता। आनंद से, तुम तारीफ करो। आदि, ओह नो। वो भागकर ड्राइविंग सीट पर जाता है और बस को ब्रेक लगा देता है क्योंकि वो किसी के खेत में घुसने वाला होता है। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से विहान धड़ाम से वही गिर जाता है। संजना जो बेफिक्र सो रही होती है वो हड़बड़ा जाती है और उसके माथे पर थोड़ी चोट लग जाती है। देव भी बस में घूम घूम कर गाने सुन रहा होता है तो वो सीधे जाकर विहान के ऊपर ही गिर जाता है। और सभी लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती है तो सेफ रहते हैं। ऐसी हालत देखकर सब लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऋषभ और नील भागकर विहान और देव को उठाते हैं। आगे ड्राइविंग सीट पर आदि की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि वो थोड़ा डर जाता है कि अगर आज बस नहीं रुकती तो क्या हो जाता। जैसे ही रिया उसके पास जाती है, आदि उसे पकड़कर उसके गले लग जाता है। रिया उसकी पीठ को सहलाने लगती है। अवनी और खुशी भागकर संजना के पास जाती है और उसे सीधा करके उसके माथे पर अवनी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बांध देती है ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए। देव की टांगों में पेन होने लगता है तो ऋषभ उसे लिटाकर सहलाने लगता है। विहान के हाथों और टांगों दोनों में थोड़ी चोट लगी होती है तो आनंद और नैन्सी उसके पैर पर पट्टी बांध देते हैं। नील बस से बाहर निकलकर किसी की मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है। अंदर आनंद कहता है। आनंद, विहान को, और टूट फूटे इंसान, इस हालत में प्रपोज करोगे ट्विंकी को? विहान, आनंद, ये देखो, ये टूटा फूटा इंसान इस हालत में भी प्रपोज करेगा। खुशी, आनंद जी आप जले पर नमक क्यों छिड़क रहे? विहान से, विहान भाई आप ठीक हो जाएंगे। आनंद, देखना ट्विंकी का जवाब न ही होगा। विहान रोनी सूरत बनाकर, चुप रहो तुम। आनंद वही खड़े खड़े हंसने लगता है कि नैन्सी कहती है। नैन्सी, बहुत हंसी आ रही आपको? आनंद मुंह पर उंगली रखकर, अब नहीं हंसूंगा। नैन्सी, गुड बॉय। आनंद खुशी से, ये साली साहिबा में ऋषभ भाई की आत्मा आ गई है क्या? खुशी, प्यारे पातदेव जी ये बात आप नैन्सी से ही पूछ लीजिए। आनंद, इससे अच्छा तो मैं 2-3 बातें और लाते आपसे खा लूं। अवनी ये सुनकर खुशी को देखने लगती है तो वो कहती है। खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है अवनी। आनंद, ऐसा ही है। ऋषभ से, और क्या करना है भाई? हॉस्पिटल जाओगे क्या? विहान कहराते हुए, नहीं नहीं। आनंद, ये देखो, ये अभी भी तारीफों का भूखा है। रुको अभी आपकी तारीफ में कुछ अल्फाज कहता हूँ। देव, विहान से, भाई मेरा तो कुछ सोच लेते, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। संजना, तुम कुंवारे ही जाओगे। ... देव, आपको अपने साथ ले जाऊंगा फिर कुएं में डाल दूंगा। संजना फिर से कुछ कहने ही जाती है तो ऋषभ इशारों से शांत रहने के लिए कहता हूँ। आदि, सबसे आज हम अपने प्रिय भ्राताश्री के आशीर्वाद से ईश्वर को प्यारे हो जाते। विहान अपना सर नीचे करके सॉरी कहता है और दूसरी साइड फेस कर लेता है। आदि विहान के पास बैठकर, विहान भाई आप सॉरी मत कहिए। अच्छा, ट्विंकी को प्रपोज करने के लिए कुछ प्लान बनाया? विहान, नहीं भाई। आदि, मतलब हमें ही सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं,
फिर सबको कहता है कि अभी कुछ देर के लिए ड्राइविंग रोक कर कहीं चलते हैं किसी होटल में, सब लोग रेस्ट कर लेंगे तब तक। तभी नील बस में चढ़ते हुए कहता है, नील मिस्टर आदि, यहाँ कोई होटल या मैकेनिक नहीं है। आदि, ओह, पर हम मैकेनिक का क्या करेंगे? नील, हमारी बस पंचर हो गई है। अवनी, क्या? अरे हम डलहौजी कैसे जाएंगे अब? नील दी, आप अपसेट मत होइए, यहाँ कुछ ही दूर में एक गांव है, मैं कुछ लोगों को लेकर आया हूँ, उनकी मदद से इन सभी लोगों का इलाज करा सकते हैं। रिया, वो तो ठीक है, पर बस का इलाज कौन कराएगा? ऋषभ, क्या? रिया, मतलब बस का पंचर। खुशी, नील भाई, थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ गड़बड़ हुआ तो? आनंद, मेरी प्यारी खुशी जी, ज्यादा तो नहीं जानता पर इतना जरूर जानता हूँ कि गांव वाले भरोसेमंद होते हैं और किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहेंगे। तभी कोई बस में चढ़कर कहता है, आदमी, शहरी बाबू, हम लोग आ गए हैं, आप चाहे तो चल सकते हैं। नील जी काका, देव, वाह भाई, आप सच में बुलाकर लाए हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अवनी, रुको, चींटी काट कर बताती हूँ। देव, ना बाबा ना। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर कुछ लोग बस में चढ़ते हैं और विहान देव को टांग कर गाँव के अंदर ले जाने लगते हैं। ऋषभ और नील उनके साथ ही जाते हैं। पीछे पीछे अवनी, रिया, नैन्सी, खुशी, संजना को पकड़कर जाती है और आदि और आनंद बस को वही लॉक करके कुछ जरूरी सामान लेकर गांव के अंदर घुस जाते हैं। गांव बहुत ही सुंदर होता है, चारों तरफ घर थे, सुर बीच में एक बरगद का पेड़, जिसकी छाव में कई लोगों बैठे होते हैं तो कुछ बात कर रहे होते हैं। आसपास बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आनंद कहता है, आनंद भाई, इन टूटे फूटे लोगों को आप संभालो, मैं बॉल संभाल कर आता हूँ। खुशी आनंद का हाथ पकड़कर, नहीं रुकिए। आनंद रुककर खुशी का माथा चूम लेता है और कहता है, आनंद, ठीक है बाबा, नहीं जाता। अवनी चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है तो नोटिस करती है कि सब लोग हैरानी से आनंद को देख रहे। वो धीरे से कहती है, देवर जी, ये सब काम आप बाद में कर लेना। तभी ऋषभ अवनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऋषभ, आप इधर उधर मत घूमिए। अवनी, मैं तो कहीं गई भी नहीं। ऋषभ, मुझे नहीं पता। अवनी, आप पागल है। मुस्कुराते हुए वो अवनी को देखता है और हाथ खींचते हुए मुखिया जी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे आदि, रिया बाहों में हाथ डालकर आ रहे होते हैं तो गांव वाले उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ औरतें उन्हें छजजे से देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो लोग मुखिया से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो मुखिया जी उनका शहरी बाबू और शहरी बहुरिया कह के अभिवादन करके घर के अंदर ले जाते हैं। मेहमानों को आया देखकर घर के बच्चे उधम मचाने लगते हैं तो मुखिया सुरेश रावत वो उन लोगों को डांट कर बाहर खेलने को भेज देते हैं। नौकर जलपान लेकर आते हैं। पहले सब थोड़ा हिचकिचाते हैं पर ऋषभ को पानी पीते देख सब पीना शुरू कर देते हैं। मुखिया जी देव विहान को एक कमरे में और संजना को ऊपर के एक कमरे में भेज देते हैं अपनी पत्नी के साथ तो अवनी और खुशी भी ऊपर रूम में चली जाती है। नीचे नैन्सी और संजना मुखिया से पूछती है कि कितना समय लगेगा बस ठीक होने में, तो मुखिया जी बताते हैं कि उनके गांव में एक मैकेनिक तो है पर वो शहर गया है किसी काम से तो कल सुबह ही कुछ हो पाएगा। वो सब मुंह लटका लेते हैं तो आनंद कहता है, आनंद चलो अच्छा है, इसी बहाने है गांव घूमने को तो मिलेगा। ऋषभ से याद है ना भाई, ये सब हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। ... असली मजा क्या है गांव का, वो तो अब एंजॉय करूंगा। ऋषभ खुश होकर, क्या सच में? मुखिया जी से, अच्छा यहाँ पर तांगे की सैर हो जाएगी क्या? रिया, यार ऋषभ तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। ऋषभ, क्या मतलब? आनंद ऋषभ के पीछे से गले लगकर, यही कि अब आप एक दूसरे प्यारे वाले ऋषभ भैया हो गए हों। ऋषभ, नहीं ऐसा नैन्सी, और ये सब हुआ है हमारी अवनी दीदी की प्यार की वजह से। ऋषभ घूरते हुए, चुप। रिया सही तो कह रही है। तभी मुखिया जी हंसने लगते हैं तो सब थोड़ा सकपका कर अपनी चेयर पर फिर से बैठ जाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को खाने के प्रबंध के बारे में कहते हैं तो रिया कहती है, रिया आप अकेली कैसे कर लेंगी, हम भी आपकी थोड़ी मदद करेंगे। मुखिया जी की पत्नी, अरे ना ही हो बहू रिया, हम सब कर लेंगे, आप लोग आराम कीजिए। आदि, आप करने दीजिए, इसी बहाने ये थोड़ा बहुत सीख लेंगी। रिया, बिल्कुल सही कहा मेरे आदि जी। नैन्सी खांसते हुए, अब चले, अगर नयन मिलाप हो गया हो तो। आदि हंसने लगता है। आदि उन तीनों लोग के साथ रसोई में चले जाता है। बाहर तब तक वैद्य जी आ जाते हैं तो सब लोग ऊपर कमरे में जाते हैं।
वैद्य जी तीनों को कुछ जड़ी बूटियां लगाते हैं और मलहम पट्टी करके कल वापस आने का वादा पूरा करके चले जाते हैं। मुखिया जी गांव में हो रही पंचायत में चले जाते हैं तो घर पर उनका बड़ा बेटा दीपक, जो नील देव की उम्र का है, रहता है ताकि मेहमानों को कुछ चाहिए हो तो वो दे सके। नीचे खाना बन रहा होता है। नील और आनंद ऋषभ को बताकर गांव घूमने निकल जाते हैं और जड़ी बूटी के असर से वो तीनों सो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ उस कमरे में जाता है जहां अवनी बैठी होती है। ऋषभ को आया देखकर वो कहती है, अवनी हमें कब तक रुकना पड़ेगा? ऋषभ अपनी शर्ट खोलते हुए, कल तक। अवनी ये क्या कर रहे हैं आप? ऋषभ शर्ट निकाल रहा हूँ। अवनी पर क्यों? ऋषभ मुस्कुराते हुए, बस यूं ही। अवनी बैग से नीचे उतरकर, नहीं। अवनी फिर कमरे से भागने ही वाली होती है कि ऋषभ उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और बाहों में भरकर उसे कसकर पकड़कर कहता है, ऋषभ आप हमेशा भागती क्यों रहती हैं? अवनी ऋषभ को शर्टलेस देखकर, आप जाकर शर्ट पहन लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषभ धीरे से अपनी शर्ट उठाता है और अपने ऊपर रखकर अवनी के माथे को चूम लेता है और कहता है, ऋषभ मैं रूल फॉलो कर रहा, आपने साइन भी किया था। अवनी कुछ नहीं कहती है। ऋषभ ओके आई एम सॉरी, अब मैं नहीं टच करूंगा आपको, आपके बिना परमिशन के, पर बस एक बार। अवनी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि ऋषभ ने अपनी शर्ट पहन ली है और तभी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके माथे पर बिंदी लगाकर कहता है, ऋषभ अब आप अच्छी लग रही है। अवनी उसे हैरानी से देख रही होती कि तभी तेज से विहान और देव की चिल्लाने की आवाज आती है, गुना 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 गुना।